हाँ, तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर की बात करेंगे। एक जो बायर है, जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा वो बायर हुआ, और जो सेल कर रहा वो सेलर हुआ। तो क्या होगा राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों का, दोनों को क्या क्या चीज करना होगा, इसके बारे में यहाँ पे जरूरी है समझना, ताकि आप जब भी इस तरीके की चीजें हो आपके लाइफ में, तब आपको समझ में आना चाहिए कि राइट्स क्या थे सेलर का, राइट्स क्या था बायर का। अब हम एक एक पॉइंट करके इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला, लायबिलिटीज ऑफ सेलर। सेलर की लायबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब जो वस्तु को, जो एक्चुअली वस्तु नहीं बोले, जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो सेलर है। और सेलर का क्या लायबिलिटी है उसके बारे में कह रहा है। पहला क्या है, कहता है डिस्क्लोज डिफेक्ट्स। देखिए लॉ किस तरीके से किया गया है कि हर राइट्स को बैलेंस करने का प्रयास किया गया। कहता है डिस्क्लोज डिफेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉन टू द सेलर एंड इज नॉट नॉन टू द बायर। अब कह रहा है कि यदि एक प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपकी लायबिलिटी यह है कि आप जो है क्या करें, उस प्रॉपर्टी के डिफेक्ट्स को, यदि उस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को सामने वाले बायर को बताइए कि हाँ साहब, इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी में ये वाला चीज डिफेक्ट है, आप इसको जान लें, और उसके बाद यदि आपको खरीदने की मर्जी है तो खरीद लें। ये लॉ कहता है, लेकिन कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं? यदि ये बता देंगे तो सामने वाला खरीदेगा ही नहीं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल लॉ को इंप्लीमेंट करने में और लॉ बुक्स पे होने में, दोनों में काफी अंतर हो जाता है। वो धीरे धीरे जब आप लॉयर बनेंगे और लॉ पढ़ेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्लोज डिफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉन टू द सेलर एंड इज नॉट नोन टू द बायर। तो सबसे पहला क्या है लायबिलिटी, उसको बताइए कि इस तरीके की चीजें है इसमें। ठीक है, अब मान के चलो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई यदि लैंड प्लॉट बेच रहे हैं या घर बेच रहे हैं, तो यदि घर में क्या होता है कि जो है कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप ये कहें कि उसमें सन रे नहीं आता है सही से, ठीक है, आपको धूप नहीं मिलेगी, तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि इससे ठंड में बड़ा मुश्किल होता है। और छत भी इस तरीके से है कि सामने आसपास के घर वाले उसको ढक लिए एक तरीके से, तो सन रे का कोई चांस ही नहीं है। तो ये जो नया चीज है, नया जो आया है बायर, उसको बताइए कि सर ऐसा ऐसा बात है, ये सब दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा आपको, और ये जानने के बाद भी यदि वो ले रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका क्या है लायबिलिटी उसको बताना चाहिए। तो ये मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगला है, प्रोड्यूस टू द बायर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ऑनरशिप रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। अब मैंने कई बार बताया आपको कि जो ट्रांसफर होगा वो ऑनरशिप का राइट होगा। अरे भैया, जब ऑनरशिप का राइट ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका राइट है भी आपके पास या नहीं है वो दिखाओगे ना बायर को, तो बायर को दिखाओ। तो कहता है प्रोड्यूस टू द बायर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप लॉ को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन करते हैं, सर लॉ में तो बहुत सारी चीजें याद करनी होती होगी, ऐसी होती है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, और इतना ही याद करना है जितना आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में याद करते हैं। ऐसी बात नहीं कि लॉ में सारे, सब लोग बोलते हैं कि पूरा सेक्शन याद कैसे हो जाता है और आर्टिकल कैसे हो जाता है। आप फॉर्मूला कैसे याद करते हैं केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स में कैसे करते हैं? मैथमेटिक्स वाले रटते रहते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैसे करते हैं? याद ही रखते हैं ना, तो उतना तो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आंसर ऑल द क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द बायर इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी। यदि बायर कुछ पूछ रहा है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, ये पूछ रहा है कि कितना स्क्वायर फीट है, क्या है नहीं है यहाँ पे, इससे पहले आपने किससे लिया था, क्यों लिया था, आप क्यों बेच रहे हो, अरे बहुत तरीके की चीजें पूछी जा सकती है। उसको आंसर करना आपका दायित्व है, आपकी लाइबिलिटी है, आपको आंसर करना पड़ेगा उनको। ठीक है, अगला कहता है टेक केयर एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी एंड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखिए दो बात समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी, अब डिलीवरी होगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, दोनों पार्टी साइन वाइन करेंगे, उसके बाद जो पैसा वैसा लेना देना होगा वो सब चीज क्लियर हो जाएगा, तब जाकर डिलीवरी होगा। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट आज यदि हो सकता है तो कोई जरूरी नहीं है कि डिलीवरी भी आज ही हो। अब जैसे मान लो मैं आपसे घर खरीदा, और घर खरीदा तो आपने कहा कि सर 2 करोड़ में मैं घर आपको दूंगा। मैंने बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमने
कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉयर को बुला करके मैंने कहा कि सर ऐसा आप जो है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, और हमने बना दिया, आपसे साइन वाइन करवा लिया, और आपने ये मैंने ये बता दिया कि 2 करोड़ मैं अभी नहीं दूंगा, 1 करोड़ मैं अभी दे रहा हूं, और बाकी हर एक मंथ में मैं 10-10 लाख रुपए करके मैं आपको देता रहूंगा। इस तरीके की चीजें कर दी। और उसके बाद आपने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि डिलीवरी आपका तभी होगा जब 1 करोड़ अभी आप डाउन पेमेंट करें, और उसके बाद कम से कम 5 महीने बाद 50 लाख रुपीस मेरे पास आ जाएंगे, उसके बाद डिलीवरी मैं करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है लेकिन डिलीवरी कब हो रहा है, 5 महीने आगे जाकर के हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन बने उसी दिन डिलीवरी हो जाए। तो वे ये जो है ये अलग अलग केस और सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैक्ट पे डिपेंड करता है। ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द बोथ द पार्टीज। तो ये चीजें हो सकती है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को एक साथ आप इस तरीके से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि टेक केयर एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी एंड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल बिटवीन द डेट एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ द सेल एंड द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये बायर जो सॉरी ये सेलर का ये लायबिलिटी है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट आज कितना डेट है, आज मान के चलो कि 11/1 है आज, ठीक है, और मुझे यदि मिलेगा 1/5/2021 को मिलेगा, और 1/11/2020 आज है, ठीक है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को करा और डिलीवरी इस डेट को होना है, तो इसके बीच में जो 4-5 महीने का टाइम है, इसके बीच में जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको प्रिजर्व करना किसकी लायबिलिटी है, उसको प्रिजर्व करना जो सेलर है उसकी लायबिलिटी है। ऐसा नहीं कि आज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद जो है उस प्रॉपर्टी को आप तोड़ना फोड़ना शुरू कर दें, या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को आप फेंक दें, इधर उधर कर दें, और बाद में बोलो जी कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि 4-5 महीने बाद जब भी आप उनको डिलीवर करें प्रॉपर्टी को, उस समय तक उस प्रॉपर्टी को देखभाल करें, उस प्रॉपर्टी का हिफाजत करें, और डॉक्यूमेंट्स का भी हिफाजत करें। क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी के राइट्स को ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही, राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट को भी रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो किसकी जिम्मेदारी है, ये सेलर की लायबिलिटी है। क्या है, टेक केयर एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी एंड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल बिटवीन डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आज 1/11 को डेट हुआ, ठीक है, ऑफ सेल एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी कब होगा, 1/5/2021 को होगा। तो तब तक जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है उसका क्या करेगा, ध्यान रखेगा, केयर करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता कि वी आर ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट विथ रिगार्ड टू प्रॉपर्टी अप टू द डेट ऑफ सेल। तो बोल रहा है कि अप टू डेट ऑफ द सेल, मान के चलो कि इस डेट को डिलीवरी हो रही है, तो इस डेट तक जितने भी, जैसे बिजली चार्ज हो गया, पानी का चार्ज हो गया, कुछ और भी चार्जेज यदि हैं, तो वो तमाम चार्ज जो है उसके बारे में कौन किसकी लायबिलिटी होगी, ये सेलर की लायबिलिटी है कि यहां तक जो है बिल्कुल सारे इनकम्बरेंस को फ्री करके दें। ऐसा नहीं कि उस पे ये कर दे कि ये तो आप हो गया, आप तो बिजली का बिल यदि पता लगा कि 50 लाख बिजली का बिल है तो प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कैसे काम चलेगा। तो यहां तक जो है आप इसको कर दीजिएगा। अभी मैं आपको बोला था ना कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्कूटी का। अभी मेरे पास एक केस आया जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, और वो क्या कर दी हैं, वो स्कूटी से जाती थी कॉलेज पढ़ाने के लिए, मैडम जाती थी, और उसके बाद जो है उनको पता भी नहीं चला। क्या हुआ कि वो हमेशा जो स्पीड है, स्पीड लिमिट को एक्सीड कर देती थी। वो बात जा करके करीब 45 दिन बाद पता चला, और हर दिन 1-1 हजार का चालान उन पे जो है अपने आप कैमरा जो है आजकल लगा रहता है दिल्ली में, वहां से हो जाता था। अब जब है वो सोचे कि इसको बेच देते हैं, स्कूटी को बेच देते हैं, वो बेचने का प्रयास की, और किसी जानने वाले को ही वो बेच रही थी। और उसके बाद जब जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस जो है ट्रांसपोर्ट का, वहां जब पता लगा, तो पता लगा 30,000 रुपया सिर्फ चालान का है। और हर दिन क्या हो रहा है कि 1-1 हजार रुपया चालान बन रहा है। क्यों बन रहा है जी, तो हर दिन वही स्पीड से मैडम जाती हैं कॉलेज करने के लिए। तो जब उसी स्पीड से जा रही हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर दिन 1-1 हजार का चालान हो रहा है। और क्या डिफॉल्ट है, तो जैसे 60 का लिमिट है, तो किसी दिन 61 है, किसी दिन 62 है, किसी दिन 63 है, यही रेंज पे पूरा 30 का 30 दिन लगातार लगातार है। तो अब इसमें क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, वो जो खरीद रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो खरीद ले उसके बाद 30,000 रुपया भरवाए,
कि हाँ जी ये इसमें ये जो चालान है, अरे चालान वालान जो है उसको कंप्लीट करके दीजिए ना उसको। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि बियर ऑल द पब्लिक चार्जेस एंड रेंट विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी अप टू द डेट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और मैंने एग्जांपल जो लिया आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का लिया ताकि आप रिलेट कर सकें। तो ये चालान कौन भरेगा? मैडम खुद ही भरेगी जो स्पीड वो की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो खरीदने वाला है वो भरेगा। और यदि वैसे भी लॉजिकल ये जानकारी रहे आपके पास या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी इलॉजिकल सा लगता है कि जो खरीद रहा है उसको भरना पड़े। फिर वो क्या पता, मतलब 60,000 का स्कूटी मुश्किल से यदि खरीद रहा 30,000 उसको भरना पड़ा, इससे अच्छा नया ना ले ले वो। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब कहता है टू गिव द बायर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उसके बाद जब हम डिलीवरी की बात करेंगे तो लास्ट में ओनरशिप तो ट्रांसफर कर ही दिए, उसके बाद कहते हैं जब ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए तो पोजेशन को भी उसको ट्रांसफर कर दीजिए, फिजिकल फॉर्म में चीजों को उसको दे दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर आपका ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली लायबिलिटी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप यदि समझ लिए तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग लगा करके बना लेंगे, इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, अब राइट ऑफ द सेलर की बात करते हैं। यहाँ पे लायबिलिटीज ऑफ द सेलर की बात करी थी हमने, अब राइट्स ऑफ द सेलर की बात करते हैं। राइट्स ऑफ द सेलर क्या कहता है? कलेक्ट द रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप पासेस टू द बायर। अब कहता है जब तक कि ओनरशिप पास नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा, यदि उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी से कुछ रेंट आ रहा है तो ये रेंट किसका होगा, कौन इसका अधिकार होगा, किसका, किस पे, मतलब किसको इसका अधिकार होगा? तो जो सेलर है उसी का अधिकार होगा, क्योंकि अभी तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाए तब तक जो रेंट आ रहा है, उससे जो रकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, किसी न किसी तरीके से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट सेलर का ही होगा। इस बात को समझ लीजिए। अगला है व्हेन ओनरशिप हैज पास्ड ऑन टू द बायर फ्रॉम द सेलर बिफोर पेमेंट ऑफ द मनी इन फुल क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द बायर दैट इज ड्यू टू हिम। ऑब्वियसली बात है जो बकाया पैसा बचा है ऑब्वियसली बात है वो मांगे ही मांगेंगे। तो ये चीज यहाँ पे किया गया है। अब देखो ये जो है बहुत कॉमन चीज है, और सेम जो चीज है लायबिलिटी ऑफ द बायर पे भी आएगा और राइट्स ऑफ द बायर का आएगा। इसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन जो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो बेसिस है वो सेम ही होगा, जो लॉजिक है वो सेम ही होगा। जिस तरीके से हमने ऊपर बात करी उसी तरीके से अब हम लायबिलिटीज ऑफ द बायर की बात करेंगे। अभी तक हमने सेलर की बात कर रहे थे जो बेच रहा था, अब हम बायर की बात करेंगे जो खरीद रहा है, उसका क्या क्या लायबिलिटी होना चाहिए और उसका राइट क्या क्या होना चाहिए। यदि हम सिर्फ सेलर पे ही लायबिलिटी और राइट की बात करें तो बायर पे यदि नहीं करें तो एक इक्विवेलेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए दोनों पे लगाया गया है। तो दूसरा यदि देखिए लायबिलिटी ऑफ द बायर क्या कहता है, डिस्क्लोज द सेलर। क्या डिस्क्लोज करना? जो बायर है जो खरीद रहा है वो क्या करेगा, डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट with regard to the property that will increase the value of the property that is known to him। अब जैसे ये जो पहला लाइन है आप इसको पढ़िए और आप में से कोई भी एक व्यक्ति जो है मुझे बताइए कोई एग्जांपल दे करके। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, डिस्क्लोज बायर का ये लायबिलिटी है जो बेच रहा, जो खरीद रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आपको इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ये ड्राई चीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्राई है तो कोई बात नहीं, उसमें भी इंटरेस्ट लाना पड़ता है। दोबारा मैं कर रहा हूं, कहता है डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट with regard to the property that will increase the value of the property that is known to him। एग्जांपल दीजिए आप मुझे। सर इसके तेल एग्जाम्पल का जैसे एक एक करके भाई। एग्जाम्पल सर इसका सर जैसे कि मैं कोई सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या फिर कॉन्ट्रैक्टर हूँ फॉर एग्जाम्पल, और सर कहीं पे जो है गवर्नमेंट का कोई प्लान है कि वो गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है, मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बना रही है या एक्सप्रेसवे वगैरह बना रही है, और मेरे को जो है कोई फ्रेंड से किसी के थ्रू मेरे को पता चला कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये इस जगह से निकलेगा, वहाँ पे फार्मर्स की जमीन है। तो मैं उनको खरीद मेरा प्लान ये है कि भाई मैं सस्ती खरीद लेता हूँ उनसे, और जब गवर्नमेंट यहाँ से अपना प्रोजेक्ट निकालेगी तो वो जो गवर्नमेंट ज्यादा में खरीदेगी, तो यानी कि उसकी वैल्यू जो है सर्कल रेट से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये चीज अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर मैं ये खरीदने जा रहा हूँ उनकी जमीन, तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है एक्सप्रेस वे बनाने का, और आपके यहाँ पे जो है रेट फिर जो है उससे बढ़ जाएंगे जमीन के। और कोई दूसरा एग्जांपल आप बता पाएंगे? कुछ और बोल रहे थे कोई व्यक्ति दूसरे, बताइए। सर जैसे तेल का कुआं है किसी के, मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में होता है जैसे कि तेल का कुआं निकला किसी के घर में, तो वो बताना पड़ेगा सेलर को अगर बायर को पता है तो, ठीक है, और कोई जिससे बात? उसकी कीमत ठीक बढ़ है जाएगी। ठीक है ठीक है। और कोई एग्जांपल देना चाहें?
कुछ अलग एग्जाम्पल, या फिर यदि आप इन दोनों से इत्तेफाक रखते हैं और लगता है कि आपको ये सही है तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अनुराग जी एक्सक्यूज मी आप, सर। हाँ बताइए अनुराग जी। सर जैसे कि आई हैव अ पेन जो कि बहुत ऑस्पिशियस है, आपकी किसी आवाज बहुत कट के आ रही है। सिक्योरिटी या रिलेशनशिप है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। हाँ सर एक्चुअली सर नेट वीक चल रहा है, आई लीव द एग्जांपल अभी के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेट में प्रॉब्लम है आपका, इसीलिए जो है क्लियर नहीं आ रहा आवाज। कोई और कुछ बोलना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे एक क्वेश्चन था हाँ ज्योतिका कि पूछिए। जैसे सर होता है कि मतलब लोग ऐसे धोखा क्यों खाते हैं इतनी बड़ी चीज में। जैसे अभी क्या हुआ कि एक हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने एक जगह पर दूर, मतलब वो दिल्ली में रहते हैं बट उन्होंने कहीं दूर जाके कोई जमीन खरीदी और उन्हें 1-2 महीने बाद पता चलता है कि जिसने वो जमीन बेची है वो उसकी जमीन थी नहीं और वो पैसे लेके भाग गया। मतलब हाँ, ये कैसे इतना बड़ा धोखा खा जाते हैं, मुझे सर समझ नहीं आता। क्योंकि आप लॉ के जानकार नहीं है, आपको लीगल लिटरेसी नहीं है, हमारे देश के लोगों को लीगल लिटरेसी नहीं है, इसीलिए खा जाते हैं। जिस दिन लोग लॉ को समझना शुरू कर दें, जिस दिन लोग लॉ को जो है ध्यान से पढ़ना शुरू कर दें, हमारे सोसाइटी में लीगल लिटरेसी बढ़ेगी। किसी का मजाल नहीं है कि वो फ्रॉड करके चला जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि हम अभी भी लीगली अनपढ़ हैं। हमारे जो आबादी है देश की, वो मतलब एक नेग्लिजिबल परसेंट ऐसे लोग हैं जो लॉ की जानकारी रखते हैं, और यही कारण है कि हमेशा लॉ की जब बात आती है तो उन्हें बैकफुट में जाना पड़ता है। क्या, कैसे आपने इतना रकम दे दिया, कैसे कर लिया, अरे क्या राइट्स थे आपके, क्या लायबिलिटीज थी, कहाँ पे देखना था, ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। आपने नहीं कि किसी पे ट्रस्ट कर लिया, हाँ जी मौसा जी बोल दिए, फूफा जी बोल दिए तो चलो जी ले लो। अरे भाई कोई किसी का मौसा फूफा नहीं होता आज के डेट में। फिर चूना लग गया तो फिर आप इधर उधर दौड़ते रहोगे। तो सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसीलिए पढ़ा रहा हूं ना कि ये सब गलती आप नहीं करना और अपने आसपास के लोगों में भी नहीं होने देना। ठीक है ना, समझ में आया? इलिटरेसी, यस लीगल सर। इलिटरेसी के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल, अभी एक और एग्जांपल दूं, मुझे याद आपने जब बात ये कर दी है, अभी कुछ देर पहले मुझे पंजाब से फोन आया, और पंजाब से एक लेडी फोन कर रही है और कह रही है, एकदम बिल्कुल रो रही है। क्या कारण है भाई? कारण यह है कि उनको इंटरनेट पे, फेसबुक आजकल तो सब लोग आ गए हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पे उन्होंने देखा और कहीं पे ऐड दिखा उनको जिसमें ये लिखा था कि आप यदि टाइप राइटिंग का कुछ ना कुछ जॉब था, कुछ छोटा मोटा, उसमें ये था कि आप यदि टाइप करोगे कुछ वर्ड्स को तो आपको इतने टाइप्स पे इतने पैसे मिलेंगे। उन्होंने उस पर क्लिक करा, उसके बाद फोन नंबर वो जो निकला उसको भिड़ाया और ये चीज उन पे बात हो गया कि हाँ जी आज से आप इतना टाइप कीजिए ये सब चीज को और आपको इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। 2-3 दिन काम की, लेकिन मैडम से ये चीज नहीं हुआ, नहीं हुआ, मतलब उनको नहीं संभल पाया, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो काम करना छोड़ दी। और उसके बाद अब क्या हुआ, पिछले 10 दिन से उस लेडी को लगातार क्या हो रहा है कि मेल पे मेल भेज रहा है, मतलब मेल है व्हाट्सएप पे, पूरा स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया वहां से। और उसमें क्या भेज रहे हैं, उसमें भेज रहे हैं बकायदा एडवोकेट के नाम से, एडवोकेट का लीगल नोटिस भेज रहे हैं। बस एक चीज उसमें नहीं है कि उनका इनरोलमेंट नंबर नहीं है। और वो जो है लेडी है जो लॉ की जानकार नहीं है, वो देख रही है कोर्ट वोट का वहां पे लगा दिया लोगो, जो है सत्यमेव जयते और ये सब लगा के भेज दिया ऊपर। अरे भाई एक नॉर्मल व्यक्ति तो परेशान हो ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। अब उससे वो 60,000 रुपया मांग रहा है और बोल रही है सर मेरे हस्बैंड जो है दिहाड़ी करता है, 50-100 रुपया हर दिन कमा रहा है, कहाँ 60,000 देखी भी नहीं है जिंदगी में कभी, कैसे देगा? ऑब्वियस सी बात है, उसको लग रहा है कि अब उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप नहीं देते हैं तो आपको गुजरात के कोर्ट में आना पड़ेगा। गुजरात से वो बात कर रहा हूँ, पंजाब में। भाई वो परेशान हो गई लेडी, और पता नहीं इधर उधर से फिर वीडियो देखी और वहां से नंबर मिला होगा तभी होगी। अब जब मैंने फोन किया उस व्यक्ति को, उस लेडी को जो एडवोकेट बनने का वो कर रही थी, और जब मैंने उनसे बात किया, वो उसके बाद जो है बोले नहीं सर गलती हो गया, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हो गया। मैंने बोला कि मैं आप पे एक्शन ले रहा हूँ, आप अपना इनरोलमेंट नंबर दीजिए, आपका नंबर है ही, और जो है मैं आप पे कंप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद जो है बिल्कुल एकदम सीधा हो गया कि नहीं सर गलती हो गया, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, आज मैं ब्लॉक कर रहा हूं, उनका नंबर कभी नहीं होगा, ये सारी चीजें। फिर जो है ये चीजें हुई, ये क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि मेरे सामने जब मैं बात कर रहा हूं उससे, तो वो रिक्वेस्ट कर रही है कि नहीं सर माफ कर दो, और उस लेडी को सामने वो कह रही है कि 60,000 नहीं दोगे तो गुजरात कोर्ट में तुमको लाएंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था?
कारण यही है कि लॉ की जानकारी नहीं रहेगी तो फिर प्रॉब्लम तो आना ही आना है। और बेचारी वो लेडी इतना रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं मेरा पैसा नहीं है, मैं सुसाइड कर लूंगी, ये कर लूंगी, मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का, खाने का नहीं है, ये सारी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो ये चीजें क्यों होती है? ये चीजें इसलिए होती है क्योंकि जितने लोग टारगेट उसी को करते हैं जो लॉ के जानकार नहीं होते हैं, और चीजें इस तरीके से देखेंगे नोटिस। और इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें हो चुकी है। एनरोलमेंट नंबर सर, आप ये एडवोकेट की बात कर रहे हो? क्या आवाज नहीं आई आपकी? सर मैं पूछ हाँ, रही हूँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब उन्होंने जो भेजा था ना, उसमें एक फॉर्मेट होता है हर लीगल नोटिस का, वो फॉर्मेट में था ही नहीं। वो मुझे देख करके समझ में आ गया, आपको नहीं लगेगा पता, आपको लगेगा सही चीज है। मुझे लग गया कि ये कोई फ्रॉड कर रहा, देखते ही साथ में पता चल गया कि ये कोई फ्रॉड वाला है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति उसको नहीं चलेगा ना पता, उसमें सारा चीज बिल्कुल ऐसा ही है जैसा लीगल नोटिस होता है। लेकिन जो फॉर्मेट होता है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इधर उधर चीजें हैं, क्योंकि जो नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं वो लिखेंगे ना, वो पता लग जाता है, लॉयर को समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या चीज है। तो वो चीजें तभी पता चलेगी जब लॉ की जानकारी आपको धीरे धीरे होगी। और वैसे कौन व्हाट्सएप पे भेजता है भाई लीगल नोटिस? ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होती है। लेकिन वो ये लगातार 10 दिन से भेज रहा था। तो मैं ये बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको लॉ की जानकारी होनी चाहिए। और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बता दूं जो हर दिन मेरे साथ ये चीज होता है। और उस समय आपको जब लॉ पढ़े होंगे तब आपको अंदर से ना अच्छा फील होगा कि चलो कम से कम कुछ नहीं भी है तो कम से कम इतनी जानकारी है कि कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये वाली चीज बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए ठीक है, बहुत कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज ऑफ द बायर की। लायबिलिटीज ऑफ द बायर का पहला जो कंडीशन था, मैंने बात किया कि डिस्क्लोज टू सेलर एनी फैक्ट with regard to the property that will increase the value of the property that is known to him। अब जैसे मान लो दिल्ली में अभी इधर बुराड़ी साइड में, बुराड़ी के साइड में यदि आप जानते हैं तो वहां पे अस्पताल बनने वाला है। अस्पताल केजरीवाल जी बनाने वाले हैं और बन भी रहा है। एकाएक क्या हुआ कि वहां का जो आसपास का जमीन था वो उसका रेट बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, अस्पताल उस एरिया में कभी है ही नहीं और गवर्नमेंट का बड़ा अस्पताल बनने वाला है। इसका मतलब वो आसपास के और भी होटल्स वगैरह खुलेंगे, दवाई का दुकान वहां से लेना शुरू कर दिए, बहुत सारी चीजों हाई रेट हाई होगा। अब यदि कोई वैसे व्यक्ति जिनको जानकारी है ही नहीं, वो दिल्ली में रह ही नहीं रहा है, कहीं और तीसरे जगह रह रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी उसका है जी। अब उसको बिना बताए आप खरीद रहे हैं, उसको नहीं पता कि रेट हाई हो गया क्योंकि मेट्रो का लाइन उसमें चला गया और अस्पताल बन गया, इन तमाम चीजों को। तो क्या होगा, आप क्या करेंगे? बिना बताए मतलब फटाफट जो पैसा लो और खत्म करो बात। तो ये जो है लायबिलिटी बायर पे दे रहा है कि जो खरीद रहा है उसको तो पता है, और यदि ये पता है तो आपको बताना चाहिए था उसको, सेलर को, जो बेच रहा है उसको, तो वो आपको बताना चाहिए। तो आपने दोनों एग्जाम्पल सही लिया, जो भी दोनों थे, उन्होंने एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक लिया था, और इससे ये पता चलता है कि आप चीजों को ढंग से समझ रहे हैं। अगला है पे टू द सेलर परचेज मनी एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द सेल। ऑब्वियसली बात है, जब सेल बिना पैसा का तो होगा नहीं, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना जी, तो पैसा देंगे वो। ठीक है, टू बियर एनी लॉस दैट अराइजेस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, इंजरी और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द ओनरशिप हैज पास टू द बायर। यदि ओनरशिप पास हो चुका है और एकाएक पता चला कि नहीं जी अब अस्पताल नहीं बनने वाला, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, तो लॉस एक तरीके से हो भी गया, लॉस हुआ, लेकिन उसका हर्जाना कौन देना पड़ेगा? आप जो खरीदने वाला उसी को, वो आपका लॉस हुआ एक तरीके से, क्योंकि ओनरशिप ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो जो भी यहाँ पे जितना भी खेला चलता है वो ओनरशिप को पास होने की ही बात करते हैं। ओनरशिप क्या है? एक राइट है, फॉर्म ऑफ राइट है। ठीक है, उसके बाद कहता है टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस इन द रेंट दैट बिकम पेएबल आफ्टर द ओनरशिप हैज पास द बायर। मतलब जब ओनरशिप पास हो गया है उसके बाद से जो भी लायबिलिटी आपकी जो बनेगी, जो भी रेंट होगा, जो भी चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, बहुत सारी चार्ज होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, कॉमन सा है, लॉजिक पे बेस्ड है। राइट ऑफ द बायर की बात करते हैं, क्या राइट्स होगा? कहता है कि आफ्टर द ओनरशिप हैज पास टू द बायर परफॉर्म एनी लॉफुल एक्शन to increase the value of the property and the rent and profit with regard to the property। एक बार जब आपको ओनरशिप पास हो गया है उसके बाद आप घर को अच्छे से करिए, उसको जो है पेंट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उसके बाद उसके वैल्यू को आगे मतलब इंक्रीज करने का प्रयास कीजिए, आपका राइट है। ठीक है, उसको एक तरीके से लिख दिया, ये तमाम चीजों को फॉलो कुछ नहीं होता ये सब में। ठीक है, कौन बता के करता है? और यदि बता के करेगा तो वो खरीदेगा ही नहीं और वो बेचेगा ही नहीं उसमें। बट ठीक है, यदि लीगल बात होगी तो ये सब राइट्स है। तो भाई एनसीईआरटी में आपको क्या इलीगल चीज थोड़ी ना पढ़ाएगा, आपको लीगल चीज ही पढ़ाएगा ना। तो ये चीज इलीगल वाले कैसे सीखेंगे? थोड़ा वेट कर लीजिए, 3 साल लॉ पढ़ लीजिए, आप जब आएंगे ना इंटर्नशिप वगैरह करने में तब आपको पता चलेगा अरे जो पढ़ा था ना हमने वहां पे, अरे ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा, ये तो बेकार था।
लेकिन जब मैटर आ जाएगा कोर्ट में तो फिर यही सब फॉलो होगा कि आपने बताया था कि नहीं बताया था, ये करना वो करना। तो ये सब कोर्ट में इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। कोर्ट में वही काम होता है जो लीगली यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन प्रैक्टिस यदि आसपास देखेंगे तो कुछ और चीज हो रहा है। तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो सर जाते हैं कि क्या करें। हाँ बताइए। सर, तो अगर प्राइस बढ़ जाएंगे और उस बंदे को पता नहीं होगा तो क्या वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है क्या? एक क्योंकि उसने ग्राउंड, सामने वाले ने अपनी लाइबिलिटीज को जो है फॉलो नहीं किया। देखिए ये सिर्फ एक ग्राउंड पे तो पूरा का पूरा सेल खत्म नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये लॉयर को, आपके लॉयर को असिस्ट करेगा कि भैया ये लाइबिलिटीज है और आपने ऐसा नहीं किया, और हो सकता है और भी कुछ ग्राउंड्स रहा जो मेजर ग्राउंड हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब ऐड करेगा। हमेशा क्या होता है कि छोटी छोटी बातें हम ऐड कराते हैं। और देखिए आपको मैंने कई बार बताया है कि जब हम कोर्ट की बात करते हैं वहां पे क्या करते हैं, क्रिमिनल मैटर यदि है तो हम कहते हैं प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो भैया क्या प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी एक ही एविडेंस से हो जाता है क्या? नहीं होगा एक ही एविडेंस से, आपको कोरबोरेट करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें आपको देनी पड़ेगी वहां पे, जिससे जज के दिमाग में बैठ जाए कि बात तो सही बोल रहा है। एक चीज से ऐसा नहीं होगा, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा चीज आप ला करके देंगे, लॉयर का काम ही है। ठीक उसी प्रकार से जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जो आपका प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात नहीं करते हैं। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब, सिंपल सा मतलब ये होता है कि 50% प्लस 1 प्रूफ कर दीजिए। मतलब 50% से थोड़ा सा भी ज्यादा यदि प्रूफ कर दें कि ये मेरा है तो आपका हो जाएगा। इस तरीके से सिविल लॉ में चलता है, और क्रिमिनल लॉ में कहता है कि 50% प्लस 1 से काम नहीं चलेगा, प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये सब एक एविडेंस को देने से नहीं होता है, कोरबोरेट करना पड़ेगा, लगातार चीजें देनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से डिसीजन होता है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि ये वाला एक वायलेट हो गया तो पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाएगा, नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैटर कोर्ट में जाएगा और भी कोई मेजर चीज है तो ये सब असिस्ट करेगा उसको, और जज को जो 50% प्लस 1 में लाने तक जो है ना, यहां तक तो लाओगे ना 50+1, तो वो लाने में मदद करेगा आपके लॉयर को। इस तरीके से इसको समझिए। कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लॉ में, कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है, ये सर्कमस्टांसेस और केस टू केस में डिपेंड करता है। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एक केस है यहाँ पे, इस केस के बारे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, और इसका जो कंसेप्ट है वो मैं कल बताया हूँ, और आप में से जो लोग कल ध्यान से पढ़े हैं वो लोग जरूर इस बात को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। कहता है कि इन मदम पिल्लई वर्सेस बादर कली, इसका केस में क्या हुआ, द प्लेंटिफ। अब देखिए ये प्लेंटिफ क्या होता है जी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है? आप में से कोई लोग जो नहीं जानते हैं इस चीज को, जो नहीं जानते हैं इस चीज का मतलब कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या होता है, वो बताए। जो जानते हैं वो चुप रहिए, जो नहीं जानते हैं मैं जानना चाहता हूं कि यदि आप नहीं जानते हैं तो क्या आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का मतलब नहीं समझते हैं? मेरे को नहीं पता सर। अभिलाषा को नहीं पता, और किसको नहीं पता है? मेरे को नहीं पता सर। सर मुझे भी नहीं पता। दीपिका को नहीं पता है, और दीपिका, अभिलाषा, और एक और तीसरा कौन था? सर मुझे भी नहीं पता। ठीक है, यशस्वी, और कोई? सर मुझे भी नहीं पता। आप कौन, नाम बताइए आपका? सर मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी मतलब करीब सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आकर के चीजें क्लियर हुई थी कि क्या प्लेंटिफ क्या डिफेंडेंट। डोंट वरी एट ऑल। एक बात यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि यदि आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आया हो, कुछ भी हो, तो आप एकदम बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बार पूछ लो। गुस्सा मुझे तभी आता है जब मैं एक ही चीज को 4 बार बता दिया, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया, वो आपके गलती के कारण तब प्रॉब्लम होता है। लेकिन यदि चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए किसी ना किसी तरीके से। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, यदि दो पार्टी है, यहाँ पे ऐसे समझिए इसको, यदि एक पार्टी ए है, दूसरा पार्टी बी है, ठीक है। अब जो है ए क्या किया, फाइल किया सूट। ए क्या किया, कोर्ट में गया और फाइल किया सूट, तो किसी के अगेंस्ट करेगा। किसके अगेंस्ट किया? बी के अगेंस्ट किया। तो जो कोर्ट में गया है उसको कहते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। ये आसान भाषा में बता रहे हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम इसको, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। जो अभी बिल्कुल चुप रहो, उसको बिल्कुल भी मत करो, अभी क्रिमिनल को छोड़ दो, क्रिमिनल को छोड़ दो, अभी मैं सिविल की बात करता हूं एक एक करके। तो जो कोर्ट में गया है, सॉरी
जो कोर्ट में गया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ। किस लिए गया था, वो डिफेंडेंट जो दूसरा वाला पार्टी है उसके अगेंस्ट फाइल किया केस। अब जो दूसरा वाला पार्टी है उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। एक जो प्लेंटिफ है जो वादी है और दूसरा प्रतिवादी है, ठीक है। एक केस करता है, जब करेगा आपके अगेंस्ट तो दूसरे को बुलाया जाएगा। तो जो पहले जा रहा है कोर्ट में, जो केस कर रहा है आपके खिलाफ, उसको क्या कहते हैं, प्लेंटिफ, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, डिफेंडेंट। बात समझ में आया जिनको समझ में नहीं आ रहा था? अब सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, हो गया क्लियर सर। बोलते तो शायद पहले ही समझ जाते सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इस बात को समझिए कि ये तो सिविल है, वैसे ही क्रिमिनल मैटर्स होंगे। क्रिमिनल मैटर्स में जो व्यक्ति कंप्लेन करता है, जो व्यक्ति केस करता है, उसको कहते हैं कंप्लेनेंट। उसको क्या कहेंगे, कंप्लेनेंट। समझ में आ गया? और दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा जो डिफेंस में होता है, जिसके अगेंस्ट किया जाता है, रिस्पोंडेंट, उसको यूज करते हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट यूज करेंगे, कंप्लेनेंट यूज करेंगे। और अलग अलग जगह पे अपील वगैरह में जाते हैं तो चेंज होता है, उसको रहने दीजिए। अभी सिंपल बस इतना समझ लीजिए कि सिविल वाले में ये वाला ऐसे चलता है, और चूंकि कंप्लेन में हम क्रिमिनल में हम कंप्लेन की बात करते हैं, कंप्लेनेंट इसीलिए कहता है जो कंप्लेन किया है उसी को कंप्लेनेंट कहते हैं, और दूसरे वाले को रिस्पोंडेंट कहते हैं। बात समझ में आई ये सारी चीजें? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है द प्लेंटिफ। अब इसीलिए मैंने ये आपको समझा दिया कि ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा तभी आपको समझ में आएगा जब आपका जो मीनिंग है एक एक वर्ड का वो क्लियर रहे। अब मीनिंग ये कहता है द प्लेंटिफ बीइंग द फर्स्ट वाइफ मेड अ क्लेम फॉर मेंटेनेंस। अब प्लेंटिफ कौन है, मतलब यहाँ पे यदि क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन है जो कोर्ट गया है, वाइफ है या हस्बैंड है? वाइफ है सर। वाइफ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना द प्लेंटिव बीइंग द फर्स्ट वाइफ मेड द क्लेम फॉर मेंटेनेंस टू हर हस्बैंड। क्या किया, यहाँ पे जो कोर्ट गई है वो वाइफ है, और किसके अगेंस्ट गई है, हस्बैंड के अगेंस्ट गई है। तो ये क्या हुआ, ये प्लेंटिफ हो गया, ये क्या हुआ, डिफेंडेंट हो गया। यही बात समझ में आ गया। और लॉ के लैंग्वेज में देखेंगे तो वहां हस्बैंड वाइफ अब आगे यूज नहीं करेगा, वो प्लेंटिव और डिफेंडेंट करेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि किसके बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में रखिएगा। कहता है द प्लेंटिफ बीइंग द फर्स्ट वाइफ मेड अ क्लेम फॉर मेंटेनेंस टू हर हस्बैंड। द हस्बैंड ओरली ट्रांसफर्ड हिज लैंड ऑफ द वैल्यू ₹100। 100 रुपया। अब ये बोली वाइफ की जो ऐसा है कि ये मेरा लीगली मैरिड हस्बैंड है, शादी हुई मेरी इससे, लेकिन ये मुझे मेंटेन नहीं कर रहा मिलॉर्ड, और मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे जिंदगी जीने के लिए कुछ तो दो। तो कैसे होगा, तो आपको देना पड़ेगा। जब ये चीज हुआ तो हस्बैंड बोला अच्छा ऐसा है, अरे पहले बोल देते, ये लो मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, 100 रुपए का जो है लैंड रुपया है, वैल्यू 100 रुपए का। उन जमाने में जो है ये पहले का केस है, इसमें ईयर नहीं दिया लिखा गया है, बट पहले का केस होगा ये। ठीक है, 18 कुछ का होगा। तो उसमें 100 रुपए का ये लैंड इनको दे दिया कि हाँ जी, ओरली दिया, लिखा पढ़ी नहीं किया, रजिस्ट्री नहीं किया। वो बोला कि ठीक है ये वाला लैंड आज से तुम्हारा हो गया, जाओ एंजॉय करो। ठीक है, अब दोबारा मत आना मेंटेनेंस के लिए। अब देखिए क्या कहता है, लेटर, और उसके बाद कुछ दिन बाद क्या किया, लेटर ही एग्जीक्यूटेड। मतलब किसके बारे में कर रहा है, ही एग्जीक्यूटेड। ही कौन है यहाँ पे, प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है? डिफेंडेंट है। डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आपका दिमाग चलना चाहिए। बाकी लोग का चला या नहीं चला? यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, ऐसे ही चलाओ। फिर क्या कहता है, ही एग्जीक्यूटेड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट फॉर द सेम प्रॉपर्टी। अब एक और ये जो है, अब इसको छोड़ दीजिए। अब ये क्या करता है, ये व्यक्ति किसी और को ये क्या कर दिया, ये सेल कर दिया। ये किसी और को, मान लो कि यहाँ पे डी है, डी तो नहीं रखो, डी में कंफ्यूज होगा। मान लो यहाँ पे एक्स है, एक्स को बेच दिया सेम प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी को इन्होंने अपनी वाइफ को दिया था, उसी प्रॉपर्टी को क्या किया, फिर जो है ये कर दिया, फिर उसी प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि द प्लेंटिफ इनिशिएटेड सूट स्टेटिंग। अब ये वाला, ये प्लेंटिफ हो गया, एक मिनट रुक जाओ। द प्लेंटिफ इनिशिएटेड सूट स्टेटिंग दैट द ट्रांसफर वाज इनिशियली मेड टू हर फेवर। हाँ, अब ये जो है, ये कोर्ट गई, और ये कोर्ट गई, बोली कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ये तो तुम मुझे पहले ट्रांसफर कर दिए थे, अब जब ट्रांसफर कर दिए हो मुझे, तो दूसरे को क्यों कर दिए तुम, उसको बेच दिए क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? जब एक बार ट्रांसफर हो गया है तो दूसरे को कैसे बेचा जा सकता है? तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
अब आपको रजिस्ट्रेशन की बात दिमाग में लानी पड़ेगी कि क्या प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड था या नहीं था। तो पता चला नहीं जी, ये ओरली ट्रांसफर किया था। मैंने बताया था ना कि ये लो जी, ये लैंड जाओ तुम एंजॉय करो, लो मेंटेनेंस से जो करना है कर दो। ओरली किया गया था, और जो है पी को ओरली किया गया था, और यही चीज का फायदा उठा करके जो हस्बैंड था वो उस प्रॉपर्टी को दोबारा एक्स को बेच दिया। तो बताइए कि क्या ये जो पी है, जो मतलब वाइफ है, क्या वो क्लेम कर पाएगी इस प्रॉपर्टी को? आप बताइए, आप में से कितने लोग बता पाएंगे? नहीं सर, लीगली तो ट्रांसफर Yes, हुआ sir. नहीं था। ठीक है, बट लीगली सर नहीं आपने बोला था ना कि सर 100 से कम वैल्यू का है तो ये रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो चलेगा ना, मतलब 100 का वैल्यू है इसका। बिल्कुल सही बात सर है। यहाँ पे दो पॉइंट है। एक तो जब उसने कोर्ट में केस किया, फिर वहां पे बोला तो कोर्ट में केस चल रही थी, तो वहां जो भी डिसीजन हुआ उसका कोई ना कोई लीगल प्रूफ तो होगा। तो अगर उसने बोला ही, बोल के ओरली ही कहा, तो उसका भी तो कोई वैल्यू होगा। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि 100 रुपए से ज्यादा का था, फिर भी उसका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो ये भी लीगली नहीं हुआ। तब यहाँ पे क्या हो सकता है? अब देखो, इसमें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जब मैंने कल पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था कि 100 रुपए से ज्यादा का यदि होगा तब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। लेकिन ये 100 रुपए का है, 100 रुपए से ज्यादा का कहाँ है? द हस्बैंड ओरली ट्रांसफर इज लैंड ऑफ द वैल्यू ऑफ द ₹100। अरे 100 का ही है। अब देखिए, मैं कल आपको दोबारा दिखाता हूँ कहाँ पे था वो बात मैं दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको। था सर, कल था 100 हाँ, रुपीज से ज्यादा का था यहाँ कल। क्या था देखो, पहला लाइन पढ़ो। इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज। यहाँ मोर देन 100 रुपीज है क्या? नहीं है ना। तो बेच कैसे सकते हैं? मतलब नहीं ओरली भी यदि किया जाए तो वैलिड होगा या नहीं होगा? लॉजिक है, लॉ में कुछ बहुत बड़ा होगा स्कोप सर। नहीं है। समझ में आ गया बात? अब देखो, यस सर। the plaintiff initiated a suit stating that the transfer was initially made in her favor and the subsequent sale, जो subsequent sale X को किया गया, वो जो बोल रही हैं कि sale to the defendant was not valid, ये valid नहीं है। The defendant stated that the transfer in favor of the plaintiff failed for want of the registered instrument। अब ये साहब बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, इसीलिए, सॉरी ये एक्स नहीं, डी की हम बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ जी। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो फिर कैसे, किस बात का ये सेल होगा? ये तो मतलब ट्रांसफर ही नहीं हुआ वो चीज। तब यहाँ पे देखो क्या कहता है, द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ एक्वायर अ टाइटल बाय वे ऑफ ओरल ट्रांसफर एंड सी इज इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी दो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल